है, आवाज आ रही है? कोई प्लीज कंफर्म। हेलो, आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है क्या मेरी? सर स्लो आ रही है। स्लो आ रही है मतलब क्लियर समझ में नहीं आ रहा। सर काफी स्लो है। चलो आज तो इसी चीज अपने साथ होंगी। आज पहली क्लास है सेटअप में। आज हम लोग की मॉर्निंग से क्लासेस कैसी रही? बढ़िया नहीं? अच्छा, इसमें लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स हो गए कनेक्ट? उन लोगों को भी अभी इसी टाइम से ये वाली फोर्थ सेमेस्टर क्लासेस पढ़ना है। अगर नहीं हो उन लोगों को इन्फॉर्म कर दो, है ना? ओके, अब ऑडिबल है? यस सर। हाँ ठीक है। तो ठीक है, आवाज अब क्लियर आ रही होगी। सो 33 पीपल कनेक्ट हुए हैं अभी केवल। ठीक है, ओके। सो होपफुली सब लोग गूगल क्लासरूम पे कनेक्ट हो चुके हैं ना। जो लोग बचे हैं उन लोगों को भी आप लोग देख के, जो आपके फ्रेंड्स नहीं दिख रहे हैं उनको इन्फॉर्म कर देना, ठीक है, कि गूगल क्लासरूम पे कनेक्ट हो जाएं। ओके, सो फॉर टुडे आप लोग को वहाँ पे सिलेबस भी मिल गया होगा, एक टेक्स्ट बुक भी मिल गई होगी। हालांकि मैं एक चीज़ बता दूं, जो टेक्स्ट बुक मैंने अपलोड करी सॉफ्ट कॉपी में, वो थोड़ा सा शायद एक आध साल पुराना उसका वर्जन है, प्रिंट वर्जन। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं मिल सकते, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा न मत भरोसा रहना कि बिल्कुल उस टेक्स्ट बुक के बेस पे तुम लोग 100% बैठे रहो, ठीक। तो जो मटेरियल उसमें नहीं मिलेगा वो ऑब्वियसली क्लास के ड्यूरेशन में मैं यहाँ पे पीपीटीज वगैरह में शेयर करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीक में हम लोग का टारगेट रहेगा ये यूनिट 1, ठीक। और सिलेबस का एक चीज़ बता दूं मैं, ये जो यूनिट 5 है, ठीक है, ये एचडीएल बेस्ड डिजाइन, ये वाला यूनिट, दिस यूनिट इज मोस्टली योर प्रैक्टिकल बेस्ड, ठीक है। तो इसका जब लैब वाला स्लॉट रहेगा तब हम उस टाइम पे इस यूनिट को डिस्कस करा करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये वाला यूनिट आपके थ्रू आउट दिस सेमेस्टर चलेगा। बाकी में हम थ्योरी सेशंस में 4 यूनिट पे फोकस करेंगे, और लैब वाले में हम इस यूनिट पे फोकस करेंगे, ठीक है। इसी की थ्योरी भी हम उसी लैब में पढ़ेंगे, लैब के टाइम में ही, और इसके प्रैक्टिकल्स वगैरह भी उसी टाइम पे करेंगे, ठीक। इसके अलावा लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट वगैरह भी आप लोग के पास है ही अवेलेबल। देख चुके हो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट वगैरह, देख चुके हो तुम लोग कि नहीं? हम्म, देखें कि नहीं यस देखी सर, लिस्ट देखिए। ऑफ एक्सपेरिमेंट? ठीक है, तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में हमारे 2 पार्ट में हमारी लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है पूरी, ठीक है। एक तो हम लोग बीएचडीएल से करेंगे, जो कि हमारी ये है बेसिकली एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2, ठीक है, 5 और 4 9। तो ये सिर्फ 9 आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर और भी रहेंगे, ठीक है। इनको हम जब ब्रेकअप करते हैं तो और भी एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम दूसरा टूल यूज करेंगे माइक्रोविंड का, ठीक है। तो जो आपके फैब्रिकेशन वगैरह वाले जो टॉपिक हैं वो हम इससे माइक्रोविंड से कवर करेंगे, ठीक है। तो माइक्रोविंड आप लोगों नेट पे देखो, आपको मिल जाएगा। और ये, इसके लिए आप लोग एक टूल देख सकते हो, कौन सा, जाइलिंग्स आईएसी, जाइलिंग्स आईएसी, ठीक है।
इसका कोई सा भी वर्जन डाउनलोड कर लेना। प्रेफर मैं करूंगा कि कोई सा 10 के पहले का वर्जन डाउनलोड करना, ठीक है, क्योंकि वैसे तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, पर इसका ट्रायल वर्जन अवेलेबल है इसकी वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से ही। पर ट्रायल वर्जन अगर 10 के पहले का यूज करोगे तो थोड़ा ज्यादा सही चलेगा, वो 8 या 9 वाला वर्जन, ठीक है। तो जो वाला वर्जन हो वो वाला इंस्टॉल अपने पीसी पे, जिसके पास पीसी की अवेलेबिलिटी हो उस पर इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी लैब की बात। बाकी माइक्रोविंड भी है, और मेरे पास जो सेटअप है, अगर वो मेरे को सेटअप मिल पाया, अभी मेरे पीसी में तो इंस्टॉल्ड है, पर सेटअप देखूंगा, अगर डाउनलोड सेटअप मिला फाइल तो मैं उसको भी शेयर कर दूंगा आप लोगों से, ठीक है, ताकि सेम वर्जन रहेगा आपके हमारे पास। ओके, सो आई थिंक दैट इज ओके। सो वीएलएसआई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही है कि वीएलएसआई क्यों है, क्या है, और हम इसको क्यों पढ़ें, ठीक है। देखो, अभी तक हमने जो सब्जेक्ट पढ़ा था, अभी हमने सब्जेक्ट पढ़ा था कौन सा आपका, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमने पढ़ा था, ठीक है, और उससे हमने सर्किट डिजाइनिंग वगैरह भी पढ़े थे, ठीक है। तब उस पे मेरे ख्याल से उसके रिवीजन की कुछ जरूरत है, कोई से टॉपिक, ठीक है। तो उसमें से जो आपके लॉजिक गेट्स वगैरह थे, ठीक है, लॉजिक गेट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। मेरे ख्याल से 1-2 महीने हो चुके तुम लोगों ने टॉपिक्स को पढ़े हुए, एग्जाम भी हो गया टाइम, तो इन टॉपिक्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट जब भी जरूरत पड़ेगी, खास करके आपकी जो लैब वाला पोर्शन रहेगा उसमें, ठीक है, ओके। क्योंकि अब हम इनके वर्किंग वगैरह की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे इनके कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की। एक हम बात करेंगे इनके ऑपरेशन की, ठीक है, ऑपरेशन एट बेसिक फिजिक्स लेवल पे, ठीक है। मतलब लॉजिक गेट को हम अब ऐसा स्टडी नहीं करेंगे, ये जो हमारा एंड गेट होता था हम इसको ऐसा स्टडी नहीं करेंगे, हम इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन, किस किस ट्रांजिस्टर से मिलकर बना है, किस टाइप से बना है, और कैसे हमें उसकी वर्किंग स्टडी करनी है, कैसे उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है, ठीक है। ये टाइप की चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है, वीएलएसआई में। ओके, सो वीएलएसआई, सबसे पहले वीएलएसआई है क्या। वीएलएसआई स्टैंड्स फॉर योर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। तो इससे पहले हम इन 3 शब्दों पे आए, इससे पहले बताओ इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है। व्हाट इज इंटीग्रेशन, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है कि कोई भी चीजों का सम या एडिशन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम addition, ठीक है, व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर, टू और मोर कंपोनेंट्स। किस टाइप के कंपोनेंट्स, आपके डिजिटल भी हो सकते हैं, एनालॉग भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके हम डिजिटल और एनालॉग की डेफिनेशन सब हट रहे हैं, मेजोरिटी हम एनालॉग एनालिसिस पे ही चलेंगे अब यहाँ से, ठीक है ये डिजिटल की स्ट्रीम, पर बेसिकली एनालॉग एनालिसिस पे डिपेंड हो जाता है, ओके, ठीक है। अब हमारे पास फिर से वही हमें स्टडी करना रहेंगे, कौन कौन से, जैसे आपके बेसिक लॉज होते हैं, जैसे कैपेसिटर वोल्टेज के रिलेशनशिप है, Q इक्वल टू सी वी हुआ, ठीक है, या ओम्स लॉ हुए, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, ठीक है, कैपेसिटेंस की जो वर्किंग होती है, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है, ठीक, ये जो बेसिक कंसेप्ट जो हमने पढ़े हैं अभी तक, ठीक है, आपने स्कूल के टाइम पे भी पढ़े होंगे, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक, नेटवर्क थ्योरम, नेटवर्क एनालिसिस वगैरह हम पढ़े होंगे, है ना। ये सब लॉस को अब हम यूज करते हुए इनका एक एक कंपोनेंट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो नाउ क्या होता है, ये जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, अब हमारी टर्मिनोलॉजी में ये इंटीग्रेशन वर्ड हमें लेके आता है आईसीज पे, ठीक है। व्हाट इज आईसीज, आईसीज इज नथिंग बट इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल बहुत ही बेसिक एवरेज लेवल पे चलने की, ठीक है, जितना बारीक हो सकता है उतने बारीक बारीक पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो किसी को बहुत बेसिक लगे ये चीजें रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, तो देन आई मस्ट से दैट बियर विथ मी,
ठीक है, थोड़ा सा इन चीज़ों को सहन करो जरा थोड़ी देर, ठीक है, क्योंकि आगे जाके नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, फिर कुछ कुछ पॉइंट में मिल सकते हैं काम के आपके। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में क्या होता है, एक चिप होती है, ठीक है, चिप होती है या एक सिलिकॉन वेफर होती है, ठीक है, सिलिकॉन वेफर, सिलिकॉन चिप, ठीक है, दोनों टर्मिनोलॉजी मिल सकती हैं, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, सिलिकॉन वेफर एक सिर्फ सिलिकॉन की प्लेट है, आप उसको चिप कब बोलते हो, जब आप उससे आपने कोई इसके कंपोनेंट्स प्लेस कर दिए और उनके बीच के इंटरकनेक्शंस आपने उस पर डिजाइन कर दिए, ठीक है, और उस पर कुछ पोर्ट्स वगैरह दे दिए, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, तो वो क्या हो जाती है चिप, और नहीं तो वो क्या रहती है सिंपल सिलिकॉन वेफर, ठीक है। तो वीएलएसआई में हमें यही स्टडी करना रहेगा कि हमारे एक सिलिकॉन वेफर से हमारी चिप तक हम कैसे पहुंच रहे हैं, ये फैब्रिकेशन है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट यूनिट में कवर हो रहा है फैब्रिकेशन, एंड देन इस फैब्रिकेशन के बाद हम इसका क्या करेंगे, एनालिसिस, ठीक है, परफॉर्मेंस एनालिसिस, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट थे जिनको हम पहले क्या करेंगे, डिजाइन या फैब्रिकेट, और फिर हम उसको क्या करेंगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस, उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ये जो है वेरी लार्ज स्केल, ठीक है, तो ये कहाँ से आया है, 1965 में, ठीक है, जब चिप्स वगैरह डिजाइन हो रही थी उस टाइम पे, तो एक थे गॉर्डन मूरे, ठीक है, उनने एक थ्योरी दी, एक ऑब्जर्वेशन बोल लो उसको, या थ्योरी बोल लो, या कंसेप्ट बोल लो, कि एवरी ईयर, ठीक है, इनिशियली उन्होंने बोला था 2 इयर्स बोला था उनने, ठीक है, पर अब आज के रिसेंट टाइम में वो लगभग एवरी ईयर हो गया है, एवरी सिंगल ईयर, ठीक है, एवरी सिंगल ईयर जो भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं ऑन ए चिप, यहाँ पे लिखा है ट्रांजिस्टर, ठीक है, पर मैं बोल रहा हूँ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑन ए सिंगल चिप विल बी डबल्ड एवरी ईयर, ठीक है, विल बी डबल्ड एवरी ईयर। तो इसकी एक और टर्मिनोलॉजी ले सकते हो, या तो आप ये बोलो पहली चीज की कि जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स थे वो डबल हो रहे हैं, ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जो कि हमारा जो हमारा ये था एरिया, एरिया ऑफ चिप, ये क्या होते जा रहा है हमारा, रिड्यूस होते जा रहा है, मतलब चिप्स क्या होती जा रही है, मोर कॉम्पैक्ट होती जा रही हैं, ठीक है। तो दो तरीके हैं हमारे जो लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन है, लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन को स्टडी करने के, ठीक है, ओके। तो ये तो क्या थे आपके वेज ऑफ स्टडी थे, या तो आप ये बोल लो कि आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स डबल होते जा रहे हैं एक पर्टिकुलर फिक्स साइज ऑफ चिप पे, या फिर ये बोल लो कि फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपका जो एरिया है, जो चिप का जो साइज है वो क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, आपकी चिप्स मोर कॉम्पैक्ट होती जा रही हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे कॉम्पैक्शन हो रहा था तो फिर जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर ये वाली टर्मिनोलॉजी यूज करी गई, ये ठीक है, सिंगल ट्रांजिस्टर या यूनिट लॉजिक, ठीक है, मल्टी फंक्शन, कॉम्प्लेक्स, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई, अल्ट्राएसआई, ठीक है, इनका मतलब क्या है कि एक चिप है, ठीक है, और जब भी एक चिप बोला जाता है सर जनरलाइज्ड टर्म में, तो जनरली उसका डायमेंशन होता है 1 स्क्वायर इंच, ओके, 1 स्क्वायर इंच एक जनरलाइज्ड टर्म लिया जाता है रेफरेंस पॉइंट। तो 1 स्क्वायर इंच की जो चिप है, ठीक है, जिसकी लेंथ भी कितनी होगी 1 इंच, और ब्रेथ भी कितनी होगी 1 इंच, ठीक। तो इस चिप पे नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर एक है तो आप उसको क्या बोलोगे, सिंगल ट्रांजिस्टर या यूनिट लॉजिक चिप, ठीक है, या आईसी, ठीक है। बेसिकली यहाँ तक ये आईसी नहीं कहला सकता, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही कंपोनेंट था, पर जैसे हम इससे ऊपर बढ़ते हैं तो हमारे पास फिर अलग अलग और हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो था ये
ये जो है यहां तक होता था SSI, ठीक है। SSI स्टैंड्स फॉर योर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। स्मॉल इंटीग्रेशन चिप यहां तक, कहां तक, जब आपकी एक चिप पे 5 कंपोनेंट से लेके 20 कंपोनेंट तक आपके हो रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता गया, इंटू 10, ठीक है, 10 to 10 लेके आपके क्या होते गए, SSI से फिर आप कहाँ गए, MSI पे, देन आपके किस पे आ गए, LSI, देन यूर VLSI एंड देन यूर अल्ट्रा LSI, ठीक है। तो इस टॉपिक पे एक जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट इज दी, ये बन सकता है क्वेश्चन, व्हाट नंबर और ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, इन VLSI, ठीक है, या ULSI, ठीक है। और ऑप्शंस कैसे आ सकते हैं, टेंस ऑफ कंपोनेंट्स, 100 of components, 1000 of components, ठीक है, या 10,000 of components, ठीक है, ओके। इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं इस वाले चार्ट से, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना, ठीक है। सिंबल या तो ऐसे ध्यान रख लेना कि अगर SSI की बात हो रही है तो ये बात कर रहा है टेंस ऑफ कंपोनेंट्स की, ठीक है। MSI की बात हो रही है तो ये बात कर रहा है 100s of components, देन LSI की बात हो रही है, देन 1000s of components, for VLSI it will be what, 10,000, and ULSI it may be above, ठीक है। अभी करंट में जो है आपके कमर्शियली जो अवेलेबल डिवाइसेस हैं, जितने आप इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हो, ठीक है, जनरल कंज्यूमर जो यूज करता है, वो इस लेवल पे भी आपको मार्केट में अवेलेबल है, ठीक। कुछ कुछ कंपोनेंट कमर्शियली इस लेवल पे भी, ULSI पे भी आपको अवेलेबल है, ठीक है। पर ये अभी बेसिकली रिसर्च फील्ड में है अभी भी, ठीक है। दिस इज स्टिल इन रिसर्च फेज, ठीक है। कमर्शियली, ठीक है, कुछ कुछ अभी डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो इस फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी या इस फैब्रिकेशन लेवल को फॉलो करते हो, ठीक है, ओके। एक नेक्स्ट आपके पास एक पैरामीटर आता है लेमडा, ठीक है, जिसको आप ये भी बोलते हो फीचर लेंथ, फीचर लेंथ, ठीक है, ओके। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखो यहाँ पे चार्ट्स में, ठीक है। फीचर लेंथ 1971 में कितनी थी, 10 माइक्रोमीटर, देन 3 साल में कितनी हुई, 6 माइक्रोमीटर, देन 3 माइक्रोमीटर, इस टाइप से चार्ट चलते आ रहा है, ठीक है। प्रेजेंट में फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी किस लेवल पे वर्क कर रही है, आपके 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर, ठीक है। यहां से अगर हम इसके इससे अगर हम इसको कोरिलेट करना चाहें, ठीक है, इससे हम कोरिलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखो ये क्या था, ये क्या मैंने बोला अभी, ये क्या है आपके पास, लेमडा, ठीक है। लेमडा का साइज कितना है, 7 नैनोमीटर या 5 नैनोमीटर, ठीक है। और मूरिस लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या बात करी थी कि या तो नंबर ऑफ कंपोनेंट डबल हो रहे हैं, एस टर्म में बात कर लो, या जो आपका एरिया है वो क्या होते जा रहा है, मोर कॉम्पैक्ट होते जा रहा है, ठीक है। और कॉम्पैक्ट अब किस रेशियो में हो रहा है, एरिया आपका क्या हो रहा है, हाफ, डिक्रीज हो रहा है, किस रेशियो में, हाफ रेशियो में, ठीक है। कैसे, यहाँ देखो, अब मान लो मैं अगर इस टेक्नोलॉजी को पकड़ूं, 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी को पकड़ूं, फीचर लेंथ कितनी थी, लेमडा, ठीक है। मतलब कि मेरा अगर ये कोई कंपोनेंट है तो इसका जो डायमेंशन है, ठीक है, लेंथ, और ये इसकी ब्रेथ, ठीक है। तो इस कंपोनेंट को प्लेस होने के लिए किसी भी चिप पे मिनिमम एरिया कितना चाहिए रहेगा, हम्म, कोई बताएगा,
लेमडा स्क्वायर। लेमडा स्क्वायर है ना? कौन ने बोला? सुभाषिनी सिंह। शिवाजी। ओके, देखो लेमडा स्क्वायर चाहिए तो मतलब 2020 में, ठीक है, लेमडा स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा? 25 नैनोमीटर में भी एक साइड रख रहा हूँ, ठीक है, नैनोमीटर स्क्वायर होती है, यूनिट को एक साइड रख के इसको कितनी जगह चाहिए? 25 यूनिट की, ठीक है। वहीं 2008 में कितनी जगह चाहिए थी एक सिंगल कंपोनेंट को? 49, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50, ठीक है। तो देखो एरिया आधा हो रहा है, एक कंपोनेंट का साइज अगर आधा हो गया है तो नंबर ऑफ कंपोनेंट भी क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये वाला जो चार्ट है, इस चार्ट की हालांकि मैं पीपीटी में शेयर कर दूंगा ये वाली, ठीक है, पर चार्ट को अच्छे से स्टडी कर लेना। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में ये चार्ट से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि 2012 में R&D फेज में या कमर्शियल फेज में कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई थी जनरल कंज्यूमर को, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो दोनों चार्ट हैं, ठीक है, हालांकि नेट पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं, पर इनको लिख के रखो, ठीक है। और जब ये स्केलिंग है, अभी हम आगे क्यों उठाएंगे जब हम इसके लेमडा रूल्स वगैरह पढ़ेंगे, लेमडा रूल्स, ठीक है। आपका जो टॉपिक है लेआउट डिजाइन रूल वाला, ठीक है, तो उस टाइम पे फिर से हम इन पॉइंट्स को उठाएंगे, इसलिए इन पॉइंट्स को एक बार देख लेना। और थोड़ा सा ये वाली जो रिलेशनशिप की मैंने जो बात करी है कि एरिया हाफ होते जा रहा है या नंबर ऑफ कंपोनेंट डबल होते जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर लेना इस चार्ट का, ठीक है। ओके, अब बात आती है वीएलएसआई को क्यों प्रेफर किया जाए, ठीक है, वाई टू प्रेफर वीएलएसआई फैब्रिकेशन और वीएलएसआई फैब्रिकेटेड डिवाइसेस, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है इसी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ओके। वीएलएसआई अभी इससे भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस तुम बोल सकते हो सकता है यूएलएसआई हो, क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट डबल हो रहे हैं। और उसके साथ एक चीज ये भी है कि उसके साथ जो उसकी फैब्रिकेशन कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो भी हम वीएलएसआई की इसलिए बात करते हैं ज्यादातर क्योंकि अभी कंज्यूमर लेवल पे, ठीक है, कंज्यूमर लेवल पे अभी वीएलएसआई मोस्ट इजीली, ठीक है, अवेलेबल है, ठीक है, मोस्ट इजीली अवेलेबल है अभी, इसलिए, ठीक है। तब इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस कहाँ से आती है, ये क्यों है कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। तो इससे कुछ ये 4-5 रीजंस लिखे हैं, ठीक है। एक कि इसका एरिया बहुत कम होता है, एरिया इज वेरी लेस। कौन सा एरिया? एरिया ऑक्यूपाइड ऑन ए सिंगल चिप विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। जो एरिया है वो क्या होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है, या इसका ऐसा बोलो एरिया ऑक्यूपाइड क्यों है, या इसका बोलो एरिया यूटिलाइजेशन, ठीक है। एरिया जो यूटिलाइजेशन है चिप सरफेस एरिया वो बहुत ही ज्यादा यूटिलाइज है, ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट आप ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। अब एक चिप है, ठीक है, एक फिक्स एरिया की चिप है, उस पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो जब से जैसे ही मैं नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ा रहा हूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि उस पर्टिकुलर चिप की जो फंक्शनैलिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे कि मेरे पास एक टीवी रिमोट है, ठीक है, सपोज मेरे पास एक ये टीवी रिमोट है,
ठीक है, इस पे दो बटन है मेरे पास, एक पावर ऑन ऑफ का और एक वॉल्यूम का। ठीक है, मैं इससे कितने ऑपरेशन कर सकता हूँ? कितने ऑपरेशन में से कर सकता हूँ? नंबर ऑफ ऑपरेशंस। 4 कितने? 4 सर 4 4 4। ठीक है, मेरे ख्याल से 4 आप जो बोल रहे हो वो होगा, एक होगा ऑन या ऑफ या फिर वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन। ठीक है, अब वहीं अगर इसके साथ में एक बटन और आपको इंक्रीज करके दे दूं इसी चिप पे, ठीक है, जो कि होगा म्यूट का। ठीक है, एक मैंने बटन इंक्रीज कर दिया चैनल का। ठीक, तो जितने नंबर ऑफ मैं बटन इंक्रीज करते जाऊंगा उतनी ज्यादा इसकी क्या होती जाएगी? फंक्शनलिटी। इंक्रीज। ठीक है, उतनी ज्यादा इसकी फंक्शनलिटी क्या होती जाएगी? इंप्रूव होती जाएगी इस डिवाइस की। तो ऐसे यहाँ पे चिप पे होता है। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मैं बढ़ा रहा हूँ, जितना ज्यादा मैं एरिया का यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ा के, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? मेरी फंक्शनलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब फिर दूसरा पॉइंट, जितने ज्यादा मैं इस पे कंपोनेंट्स बढ़ा रहा हूँ उतने कंपोनेंट्स क्या होते जाएंगे? इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कम होते जाएगा। ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस, ऑब्वियसली नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ेंगे तो डिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं वायर्स यूज करूंगा, वायर्स की जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी? स्मॉल होगी। ठीक है, वायर भी छोटी लेंथ के होंगे होंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अभी वायर की। ठीक है, वायर का अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं तो क्या मेरे पास कोई सा ऐसा इक्वेशन है जिससे कि मैं इसकी लेंथ को कोरिलेट कर सकता हूं? अगर मेरे को सही याद है तो कुछ इस टाइप की इक्वेशन होती है, रो एल बाय ए। ठीक है, रेजिस्टेंस की होती है। Yes, तो sir. अगर यस सर। वायर की मैं निकालूंगा, ठीक है, तो वायर की जो लेंथ है एल, ठीक है, एरिया तो क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया में मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि वायर तो मेरे पास एक ही मेजरमेंट का है, तो उसकी जो थिकनेस है या जो उसका डाया है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मैं उसको नहीं छेड़ रहा, पर जो लेंथ है, नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ने के साथ साथ लेंथ क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो उसका रेजिस्टेंस क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस इसका डिक्रीज हो रहा है तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर। तो जैसे जैसे इसका आर डिक्रीज हो रहा है पी भी क्या होगा? डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पावर है, ठीक है, पावर डिसिपेशन बोल लो या इसकी पावर रिक्वायरमेंट बोल लो। ठीक है, पावर डिसिपेशन या पावर रिक्वायरमेंट दोनों क्या हो जाएंगी? कम। क्यों? क्योंकि सिग्नल को एक पॉइंट से, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक ट्रेवल करने में इलेक्ट्रिसिटी को कम वायर लगना है, सो कम रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई हमारे पास? पावर एफिशिएंसी। ओके, वी हैव पावर एफिशिएंसी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है टेस्टिंग का। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, कौन बेटा? सर एक क्वेश्चन था। तेरा? हाँ, बोल। सर इसमें अपन ने आपने बताया अभी कि एरिया मतलब अपन कंपोनेंट ज्यादा करते जा रहे हैं एंड हम्म एरिया हम्म डिक्रीज कर रहे हैं एज थ्रू द ईयर। हम्म सर तो बेसिकली ये एरिया अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं? मतलब आई मीन कंपोनेंट्स अपन ट्रांजिस्टर्स ही तो बढ़ा रहे हैं, मतलब हम्म ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर हम्म यूज हो रहे हैं आज की डेट में इन हम्म कोई हम्म आप फोन ले लो। करेक्ट। हम्म तो अपन हम्म एरिया, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब इतने सारे ट्रांजिस्टर, वो उनके बीच का गैप अपन कम कर रहे हैं बेसिकली, उससे एरिया नहीं। को रिलेट कर रहे हैं क्या? अपन देखो, हाँ चलो इस क्वेश्चन को देखो। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को करता, पर अभी करता हूँ। चलो देखो, ये जो है लेमडा, यस सर। ठीक है, एक मिनट मेरे को एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ मैं। ओके, तो तुम्हारा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो बात हो रही है एरिया की
या नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की, ठीक है। तो इनका जो रिडक्शन हो रहा है या जो कॉम्पैक्टनेस बढ़ रही है, तो वो कॉम्पैक्टनेस मतलब कैसे बढ़ रही है, एरिया कैसे रिड्यूस हो रहा है, कि क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन, है ना, यस ये सर, क्वेश्चन है ना। यस सर। देखो क्या है, ये जो है लेमडा, ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, फीचर साइज, ठीक है। तो किसी भी डिवाइस के, जब भी आप कोई डिवाइस फैब्रिकेट करते हो, तो इसकी जो ये फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है ये पैरामीटर लेमडा, हर मेजरमेंट इसी के मल्टीपल में होता है, मल्टीपल ऑफ लेमडा, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी हम कोई कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज का, तो हमें क्या चाहिए रहता है, एक रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, या एक बेस पॉइंट, ठीक है, या फिर एक कांस्टेंट पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट मैं किसको लेके चल रहा हूँ, लेमडा को, ठीक है। अब मैंने फिक्स कर दिया, जैसे मान लो मेरे को सबसे कॉमन लेते हैं हम एग्जांपल जो सब लोग यूज करते हैं, आपके जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, मोबाइल इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। मोबाइल इक्विपमेंट्स का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आज से 3 साल पहले की बात करते हैं, ठीक है। आज से 3 साल पहले या और थोड़ा सा पहले, चलो 5 साल पहले, आपके पास मोबाइल में, जनरल मोबाइल में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल रहती थी। सर सर हम्म नॉर्मल चीजें ही रहती थी, मतलब अभी बेसिकली अपन ज्यादा चीजें कर सकते हैं। अ, नहीं देखो, सुनो सुनो, अपन हाई एंड फोन्स पे नहीं जा रहे हैं, अभी पे नहीं जा रहे हैं। अब पहले सिर्फ इस सवाल का जवाब दो कि आज से 5 साल पहले एक बेसिक फोन में एक एवरेज मिडिल क्लास जो यूजर फोन यूज करता, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हो सकती थी या होती कॉलिंग, थी, मैसेजिंग, ठीक है। एक आपकी कॉलिंग होती थी, एक आपकी मैसेजिंग होती थी, और और सर एप्लीकेशंस हो गए सिंपल से। ठीक है, सिंपल आपकी कैलकुलेट। एप्लीकेशंस, ठीक है। अब अगर मैं आज ये बोलूं, उस समय अगर मेरे पास एक कोई कैमरा कैप्चरिंग डिवाइस रहता था इसमें, ठीक है, तो मेरे पास एक कैमरा रहता था, ठीक है। अब अगर आज मैं बोलूं कि आज है मेरे पास कम्युनिकेशन डिवाइस इन कैमरा, ठीक है, और उस समय मैं बोलूं कैमरा इन कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है, क्या इन दोनों टर्म्स में कोई भी मेरे को इसका डिफरेंस बता सकता है। तो ना पिछले 5 साल में तुम सब लोगों ने मोबाइल डिवाइस की प्रोग्रेसिवनेस ऑब्जर्व करी होगी। यस सर। अगर मैं 5 साल पहले देखूं, तो मेरे पास, अगर मैं स्पेसिफिकेशंस पे जा रहा हूँ, जो कैमरा होता था एक मोबाइल डिवाइस में, वो होते थे वीजीए कैमरास, ठीक है। यस सर। वीजीए डिवाइसेस होते थे जिनकी रेजोल्यूशन रहता था कुछ 124 पिक्सल्स या 2.3 वीजीए, इस टाइप के कुछ स्पेसिफिकेशन रहते थे, मेरे को भी सही से याद नहीं है, ठीक है। या बहुत कोई अगर बहुत ही एक्चुअली हाई एंड डिवाइस गया होगा, तो उसके 2 MP का एक स्पेसिफिकेशन रहा होगा कैमरा का, ठीक है, ओके। पर आज क्या हो रहा है, आज आपके पास बैक कैमरा है, रियर कैमरा है, आपके पास फ्रंट कैमरा है, आपके पास डेप्थ कैमराज हैं, ठीक है, 3 3 4 4 टाइप के कैमराज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें कहाँ से हुई, जबकि मोबाइल का साइज तो वही है, हैंडहेल्ड साइज ही है, हैंडहेल्ड साइज ही है, क्या साइज में कोई ज्यादा डिफरेंस आया है। नो सर। आज भी आपके हाथ में बनते हैं, है ना। तो हो क्या रहा है कि ये जो सिंगल चिप थी, मोबाइल की अगर हम चिप को ही ले रहे हैं, ठीक है, ये जो चिप थी, ठीक है, इस पे पहला एक कंपोनेंट अगर हुआ करता था पहले टाइम में, तो उस कंपोनेंट का साइज ऐसा होता था, मान लो ये, तो इस पे 3 कंपोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है। अब आज क्या हो रहा है, ये जो लेमडा था, इस लेमडा को आपने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो अब एक कंपोनेंट का साइज इतना हो गया है, एक ही जगह 4 कंपोनेंट हो रहे हैं, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं, तो एक्चुअल फिगर से देखो, और दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ लेमडा का इफेक्ट क्या है।
ये मेरे पास एक जनरल सर्कुलर डिस्क है सिलिकॉन की, ठीक है, जिसका की डायमेंशन है या जो डाया है ये है 1 इंच, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जब भी हम कोई कंपैरेटिव स्टडी करते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो एक बेसिक जनरलाइज अगर नहीं दिया जा रहा है तो एक रेफरेंस साइज लिया जाता है 1 इंच का, ठीक है। स्क्वायर होगा तो 1 स्क्वायर इंच हो जाएगा, या सर्कल है तो डाया 1 इंच है, उसका एरिया निकाल लो पाई आर स्क्वायर जो भी है निकलेगा, ठीक है। तो इस टाइप का एक बेसिक डायमेंशन लिया जाता है, ठीक है। तो पहले फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी मान लो चल रही थी कितनी, ये इसको हम ले लेते हैं मान लो 10 को, ठीक है। तो एक सीडो हम लोग लेते हैं, मान लो पहले फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी थी लेमडा ओल 0.1 इंच की, ठीक है, 0.1 इंच की थी फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब कि एक कंपोनेंट ओल्ड टाइम्स में एक कंपोनेंट उसका साइज कितना हो जाएगा, उसको कितना एरिया चाहिए 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। कितना उसको एरिया चाहिए 0.01 स्क्वायर इंच, ठीक है, इतना एरिया चाहिए है। तो इस डायमेंशन के अगर कंपोनेंट्स हैं मेरे पास, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने प्लेस होंगे यहाँ पे, मेरे ख्याल से 100 समथिंग, ठीक है। यस सर। अब आज के टाइम पे मैंने उसको रिड्यूस कर दिया, जो न्यू लैम्डा था मैंने उसको रिड्यूस कर दिया, मान लो मैं क्या बोला था मूल से हाफ, तो मैंने उसको हाफ कर दिया, फीचर साइज मैंने उसका कर दिया 0.05, 0.10 से उसको कर दिया मैंने 0.5, ठीक है, 10 से 5 कर दिया, 0.10 से 0.05, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास, 40 0.0025, ठीक है। यस सर। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे 1/0.0025, 10⁴ डिवाइड बाय 25, मतलब कि लगभग 400, अगर कैलकुलेशन सही है मेरा तो, ठीक है। 400 कंपोनेंट्स बन रहे हैं उसी सेम सरफेस एरिया चिप पे, ठीक है, ये हो रहा है। तो जो मैं तुम लोग से थोड़ी देर पहले बोला था कि इस चार्ट को लेना और जो ये डिफरेंट अलग अलग वैल्यूज हैं इनसे निकालना कि एक कंपोनेंट कितने एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो उससे पर यूनिट, ठीक है, ये जो मैं इंच बोल रहा हूँ इसको बोल लो तो मान लो पर यूनिट एरिया बोल लो, तो पर यूनिट एरिया कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट उस पे बन रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से इसकी फंक्शन, इस टाइप से इसका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन आंसर हुआ कि नहीं हुआ, कि अभी भी कुछ बचा है उसमें वेदांत? यस सर हो गया। पक्का आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है। तो मैं इस फिगर पे बात कर रहा था कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ाते गया तो मैं एरिया यूटिलाइजेशन मेरा बढ़ते गया। पहले अगर मेरे पास ये 9 कंपोनेंट थे तो ये जो एरिया था मेरे पास ये पूरा एरिया वेस्टेज पड़ा था, ठीक है। अब मैं नंबर ऑफ कंपोनेंट उसको बढ़ा दिए, ठीक है। तो इस टाइप से मेरा क्या हो गया, एरिया यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो गया, ठीक है। क्योंकि पावर डिसिपेशन मेरा कम हो रहा है तो मेरी पावर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट में बढ़ा रहा हूँ तो मेरी पावर रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ रही है। अगर ये कंपोनेंट था उसकी जगह मैं 10 कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ तो मेरी पावर रिक्वायरमेंट भी, पावर कंजप्शन भी मेरी इंक्रीज हो रही है। तो पावर एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हुई, फिर कंजप्शन भी तो हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो उसका क्या है देखो, आप कोई भी एक डिजिटल कंपोनेंट पे ले लो, अगर मैं एक आईसी की बात कर रहा हूँ तो हर आईसी की एक वोल्टेज रेटिंग होती है, जो कि जनरली अगर नॉर्मल आईसी की बात करें तो वो क्या होती है 5 वोल्ट, ठीक है, या 12 वोल्ट, ठीक है, या और हायर पावर में चलते जाओ तो 230 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो 5 वोल्ट है ये जो भी पावर जनरेट कर रहा होगा वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, इन सारे कंपोनेंट्स के बीच में, ठीक है।
इन सारे कंपोनेंट्स को रन करने के लिए आपको कितना चाहिए है, 5 वोल्ट। ठीक है, अब ये 5 वोल्ट एक कुछ सर्टेन वोल्टेज का इसका रिलेशन होगा। ठीक है, पर क्योंकि ये चीज कांस्टेंट है तो ये चीज भी क्या होगी, एज पर रिक्वायरमेंट इन सारे कंपोनेंट्स के बीच में डिवाइड होगी। तो ओवरऑल पावर रिक्वायरमेंट तो हमारी, पावर कंजप्शन तो वही रहेगी। ठीक है, पर उसकी जो यूटिलाइजेशन है, जहां पे पहले अगर 10 वॉट मेरे पास था पावर, पहले से 5 कंपोनेंट उसको यूज कर रहे थे। ठीक है, मतलब पर कंपोनेंट 2 वॉट जा रहा था। अब मेरे पास वहां पे 40 कंपोनेंट है। ठीक है, तो पर कंपोनेंट कितना हो गया पावर, मेरे ख्याल से 0.4 समथिंग जो भी होगा। ठीक है, या 0.25 जितना भी आएगा वॉटेज। तो जो मेरी पावर की एफिशिएंसी है वो क्या हो गई, मेरी इंक्रीज हो गई। ठीक है, डिसिपेशन कम हो रहा है। ठीक है, और पावर की एफिशिएंसी मेरी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, या फिर ऐसे देखो कि मेरा एक कंपोनेंट था, उसको रन होने के लिए, उसको ऑपरेशन होने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट है 1 वॉट की। ठीक है, 1 वॉट की है, मेरे पास अवेलेबल था 10 वॉट। 10 वॉट मेरे पास अवेलेबल है और यही मेरे पास अकेला अवेलेबल है, इसके अलावा कोई सोर्स अवेलेबल नहीं पावर का। ठीक है, अब एक चिप पे मेरे पास ऐसे 2 कंपोनेंट लगे हुए थे। ठीक है, 10 वॉट मैंने अप्लाई किया तो 1 वॉट इसने यूज किया, 1 वॉट इसने यूज किया, और बचा हुआ जो 8 वॉट था वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। पर वहीं अगर मैं इस पे 2-3 कंपोनेंट और बढ़ा देता हूँ, अब ये जो चिप है मेरी, अभी चिप कितना यूटिलाइज करेगी, 5 वॉट, और वेस्टेज कितना जाएगा, 5 वॉट। ठीक है, तो जो पावर की एफिशिएंसी है वो मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इस टेस्टिंग को मैं छोड़ता हूँ, भी एक आध दो टॉपिक के बाद इस पैरामीटर को लूंगा। ठीक है, इस पैरामीटर को भी छोड़ रहा हूँ, एक दो कंसेप्ट ना हायरार्की रेगुलरिटी वगैरह का, उनके बाद फिर मैं इसको लूंगा। ठीक है, अलग से एक पूरा टॉपिक है क्योंकि ये। ठीक है, फिर 2 पैरामीटर और आते हैं, रिलायबिलिटी के और स्पीड के। ठीक है, तो ये दोनों पैरामीटर आपके कैसे इंप्रूव हो रहे हैं, अगेन सेम रीजन, क्योंकि आपके जो इंटरकनेक्टिंग वायर्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, स्मॉल। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके वायर स्मॉल होते जाएंगे, उन वायर के टूटने की संभावना क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लो एक वायर है, घर पे आप लोगों ने अपनी वायरिंग वगैरह देखी है घर पे कि नहीं देखी, किसी ने, कोई है ऐसा यस सर, जिसने, देखिए। कोई है, राज ने यस। तो देखी है, वेदांत ने भी देखी है, कोई है जिसने नहीं देखी हो। हम्म, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कोई है प्रैक्टिकल एग्जांपल लेने की। ये मेरे पास एक स्विच है। ठीक है, एक स्विच से रूम के एक एंड से लेके रूम के दूसरे एंड पे एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, एक बल्ब लगा हुआ है वहां पे। ठीक है, और ये पूरा उसका वायर गया है। ठीक है, ये पूरा उसका वायर गया है। ठीक है, वायर की लेंथ होगी सपोज 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर का एक वायर गया हुआ है। वहीं पे भी है। ठीक है, मेरे पास एक पीसी भी है, जिसके इस साइड एक मेरे पास एक एलईडी लगी हुई है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, एक पावर सर्किट है। ठीक है, तो इस टाइप का है। इस पूरी जो ये पीसीबी है, इसका डायमेंशन है मेरे पास 1 इंच का। अब इन दोनों सर्किट एग्जांपल्स में से कौन सा सर्किट एग्जांपल ज्यादा रोबस्ट होगा, मतलब कौन सा ज्यादा मजबूत होगा। हम्म, 1 इंच वाला। क्यों नमन, क्यों। सर वायरिंग कम हो गई तो लेंथ कम हो गया, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा।
नहीं, अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ रोबस्टनेस की, मैं बात कर रहा हूँ मजबूती की। ठीक है, कौन सा बुआ था छोटे की आता बड़े की आता, मजबूती किसकी हो ज्यादा होगी? मतलब अगर मैं इस सिस्टम को उठा के कहीं भी हिलाना है, मेरे को कुछ भी चेंजेस करना है सिस्टम में, इसको उठा के रिप्लेस करना है या एक जगह से दूसरी जगह फिक्स करना है, तो किसके चांसेस खराब होने के, सर्किट ब्रेकडाउन होने के चांसेस कम होंगे? 5 मीटर वाले क्यों? सर, क्योंकि सर उसकी लेंथ ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हम्म, होगी वायर में। और ये जो 1 इंच वाला है, इसमें मतलब आपने अगर ज्यादा हिलाया तो वायरिंग डिस्टर्ब हो सकती है सर। चलो ठीक है, ओके। अब अगर मान लो इस 1 इंच की जगह, ठीक है, अब मैं रख रहा हूं यहाँ पे एक मोबाइल डिवाइस। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को इस मोबाइल डिवाइस को और इस सिस्टम को रीलोकेशन करना है। किसका रीलोकेशन ज्यादा आसान है? मोबाइल डिवाइस। मोबाइल। 1 इंच वाले का। हाँ, 1 इंच है मोबाइल का। क्यों? कि उसको आप सिंपली उठा के रख दोगे, पर यस। ऊपर बल्ब वाले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बल्ब वाले को प्लस सॉकेट खोलोगे, कसोगे, निकालोगे, डिस्कनेक्ट करोगे मेन पावर सप्लाई से, फिर उठा के ले जाओगे। ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी कि नहीं? यस सर। करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक, तो मेरी बात क्या थी? मूवेबिलिटी की। ठीक है, मूवेबिलिटी किस में आसान हो रही है? छोटे सर्किट में। ठीक है, ये तो क्या था? छोटे सर्किट की बात थी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं छोटे सर्किट के अंदर घुस रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक मेरे पास था एलईडी सर्किट और एक मेरे पास है मोबाइल। ठीक है, मैं एलईडी सर्किट को उठा के मैंने वॉल पे दे मारा, फेंक दिया उठा के इसको। और मैं अगर इसको उठा के फेंकूं, इसको मैंने उठा के फेंक दिया, तब क्या चांसेस हैं कि दोनों फेंकने के बाद भी ऑपरेशनल रहेंगे? कौन सा ऑपरेशनल रहने की ज्यादा चांसेस हैं? इसका आंसर देने की जरूरत है तुम लोग को? सर क्या मोबाइल मोबाइल, तो टूट फूट जाता है। मोबाइल तो टूट फूट जाता है ना? ठीक है, यस सर। और एलईडी वाला सर्किट जिसपे सिर्फ इतना सा सर्किट था, बटन, पावर सप्लाई के लिए पॉइंट, और ये बैटरी थी एक छोटी सी और एक एलईडी थी, कौन ज्यादा जल्दी टूटेगा? ऑब्वियसली मोबाइल ज्यादा जल्दी टूटेगा, जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ वो हैं, जो जितना ज्यादा बड़ा है, ठीक है, जो जितना ज्यादा छोटा है या जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट है, वो क्या होगा? कम टूटेगा। ठीक है, या और इससे लेना है और करीब का एग्जांपल, तो आपके पास एक चिप है जिसपे आपकी एक एलसीडी डिस्प्ले लगा हुआ है। ठीक है, या एक कैलकुलेटर है। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर लिया और एक मोबाइल लिया। अब मैं यही सेम एग्जांपल दोनों के बीच में कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, टेबल से दोनों गिरते हैं, ठीक है, दोनों की स्क्रीन चटक जाती है। ठीक है, दोनों की स्क्रीन चटकती है, तो कम खर्चा किसको रिपेयर कराने में होगा? कैलकुलेटर को या मोबाइल डिवाइस को? किसको रिपेयर कैलकुलेटर। कराने में कम खर्चा होगा? ठीक कैलकुलेटर। है, ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट आता है आपका रिलायबिलिटी वाला। ठीक है, कम खर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें छोटे कंपोनेंट्स हैं, और जो कंपोनेंट्स का जो साइज हुआ है या उनके बीच के जो कनेक्शंस हुए हैं वो क्या होंगे? छोटे होंगे। इसलिए इस इस सिनारियो में ज्यादा रिलायबल क्या हुआ? जो सर्किट आपका ज्यादा कॉम्पैक्ट था या ज्यादा छोटा था। ठीक है, और अगर और किसी को और सुने भी होंगे ऐसे मजाक पहले, नोकिया 3315, ठीक है, और आईफोन, कौन सा ज्यादा रोबस्ट है और कौन सा ज्यादा रिलायबल है मेन काम के लिए? ठीक है, जिससे बात करना है, कम्युनिकेशन करना है, बस। सुने ऐसे एग्जांपल नोकिया नोकिया 3315 के? देखे न्यूज वगैरह पहले? यस कैसे सर, यस। तो कितने 10 है मजबूत सर। थे, 3310। दस। सर। यस सर। है ना? हाँ, अब बहुत लोग की आवाज है इस पे ठीक है, तो ये वही कंसेप्ट है रिलायबिलिटी का। ठीक है, रोबस्टनेस, रिलायबिलिटी। और जहां तक स्पीड की बात है, तो अगेन वही, भैया जितना ज्यादा शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, उतना ज्यादा उसकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन क्या होगी?
फास्ट होगी उतना ही ज्यादा फास्ट वर्क करेगा। ठीक है, ओके यस सर। ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स देखेंगे, फैब्रिकेशन वगैरह में उतरेंगे। उससे पहले ये छोटा सा टॉपिक है, बेसिकली टॉपिक आपके अगले सब्जेक्ट का है जो आपका हायर सेमेस्टर में आएगा, सीमॉस का सर्किट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसका है। पर यहाँ पे उसकी बहुत अच्छी वो है जो हम बात कर रहे थे, ये वाली एरिया, पावर, टेस्टिंग, रिलायबिलिटी, स्पीड। ठीक है, तो ये फिगर उन्हीं को कर रहा है, उसी कंसेप्ट को डिपेक्ट कर रहा है। ठीक है, कि जितनी ज्यादा अच्छी लीनियरिटी होगी, ठीक है, सर्किट की ऑपरेशन की, उतना ज्यादा उसका पावर कंजप्शन होगा या डिसिपेशन कम होगा। ठीक है, लीनियरिटी अच्छी कैसे हो सकती है, उसकी जो इम्पीडेंस सर्किटरी है वो ज्यादा अच्छी होगी, रोबस्ट होगी। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं होंगे उतने ज्यादा। ठीक है, जितने ज्यादा इनकी लीनियरिटी होगी उतनी अच्छी उसकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन होगी, वो कैलकुलेशन जल्दी करके देगा। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतने ज्यादा रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट कम पड़ेगा, उतनी ज्यादा अच्छी पावर आपकी वर्किंग होगी, गेन उतना ज्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये फिगर है, इस फिगर का इस सब्जेक्ट से भी लेना देना कुछ नहीं है, और आपके एग्जाम से भी लेना देना नहीं है। पर फिर भी बोलूंगा कि इसको थोड़ा सा देख लेना, खुद से अभी सेल्फ स्टडी कर लेना, तो आगे के टॉपिक समझने में आसानी होगी इनके कोरिलेशन को। ठीक है, ये मिलेगा आपको एनालॉग डिजाइन ऑक्टागॉन के नाम से। ठीक है, तो इस टॉपिक को खुद की सेल्फ स्टडी की बेस पे देख लेना। ओके, तो आज की क्लास में अभी किसी को और कोई क्वेश्चन? नो सर। 21। ठीक है, ये वाली जो पीपीटीज हैं, 4-5 स्लाइड्स हैं, ये हालांकि गूगल मीट पे शेयर कर ही दूंगा मैं, ताकि ताकि तुम लोग पास थोड़ा सा आइडिया रहे कि क्या क्या टॉपिक डिस्कस हुए थे आज के दिन पे। बाकी इन पॉइंट्स की खुद की सेल्फ स्टडी कर लो। ठीक है, हमारा अगला लेक्चर भी आप लोग को थोड़ा सा ऐसा लग, जिस टाइप का ये रहा है, अगला लेक्चर भी थोड़ा सा इसी टाइप का बेसिक टाइप का रहेगा। उसके बाद फिर हम मेन टॉपिक्स में फैब्रिकेशन या सर्किट एनालिसिस में जाएंगे। ठीक है, तो जो बुक आपको अवेलेबल कराई है उसको उठा के थोड़ा सा रिव्यू कर लो। ओके, ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं ना, कैसा भी? ठीक है, तो मैं क्लास एंड कर सकता हूँ क्या? आज कितने लोग हैं? यस सर। 41। यस सर। हम्म, ठीक है, अटेंडेंस को देखते हैं। अच्छा, तुम लोग क्लास वो इंडस्ट्री रेडीनेस की क्लासेस चलती हैं क्या सुबह? यस सर। सर कितने? 8:30 to 8:30 to 10:30? 10:30। और उसके अलावा कोई सी क्लासेस चल रही हैं अभी? सर शाम को भी यस उसका सर, नेस्कॉम लगता है। सर बीच में नेस्कॉम है। दोपहर में तो कोई किसी क्लासेस नहीं है ना? सर 3 से 4 नेस्कॉम की। 3 से 4 है, चलो ठीक है, देखते हैं। चलो ओके, ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं तो आप लोग क्लास लीव कर सकते हो। हैव अ गुड डे सर। गुड थैंक डे यू बेटा। सर। थैंक यू सर। सर वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेदांत क्या हुआ बेटा, वापस कनेक्ट हुए? हर्ष, प्रतीक, प्रवीण, रामेन, जाओ बेटा अगली क्लास के लिए। लंच ब्रेक है, खाना वाना खाओ, अगली क्लास होगी फिर तुम लोग की। यस सर। कुछ बोल रहे हैं? हाँ, जाओ 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 जाओ।